So we will continue with the next part of antibiotics, that is macrolides. तो ये अब हमारा यूनिट 2 में आएगा, लेकिन एंटीबायोटिक्स का ही कंटिन्यूशन है। तो हमने ये पहले ही देख लिया था कि मैक्रोलाइड्स जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बिल्कुल जैसे टेट्रासाइक्लिन्स हैं। तो ये हमारा जो है वो बैक्टीरिया को किल नहीं करते, उसकी ग्रोथ को स्टॉप या इनहिबिट करते हैं बस। स्टॉप और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा ये जो है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एंड कुछ बता दो, तो यानी ये थोड़ा सा नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव के लिए थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दैन नेक्स्ट पार्ट इज़ ये डिराइव कहाँ से होते हैं, हम कहाँ से लेते हैं इनको, तो ये भी हमारे एक्टिनोमाइसाइट से मिलते हैं। बस पेनिसिलिन जो है वो हमारा पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगाई है, उससे मिलता है। और जो हमारा सिफेलोस्पोरिन है वो हमारा सिफेलोस्पोरम से मिलता है। बाकी हमने देखे टेट्रासाइक्लिन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और मैक्रोलाइड्स तीनों ही हमें एक्टिनोमाइसाइट से मिल रहे हैं, यानी सेप्टोमाइसिस से मिल रहे हैं। ठीक है, देन मैक्रोलाइड्स का मतलब क्या है सबसे पहले, तो मैक्रोलाइड्स मैक्रो यानी बड़े, लार्ज, लाइट्स मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जब लार्ज इलेक्ट्रॉन लिंक्स की बात आती है, लार्ज इलेक्ट्रॉन लिंक्स दैट इज़ वो हमारा मैक्रोलाइड्स के अंदर आएगा। ठीक है, और हमने इसका मैकेनिज्म एक्शन पहले ही देख लिया है, तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। क्या करता है ये, 50s सब यूनिट से बाइंड करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, पहले वाला कौन सा था, पेन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, वो सब सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे। उसके बाद हमारे आए एमिनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन्स, वो दोनों क्या कर रहे थे, 30 सब यूनिट को बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे। ये वाला 50 सब यूनिट से बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये मैक्रोलाइड्स है, बड़ा है ना लार्ज, तो लार्ज वाले सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, इसे याद रखने के लिए। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म एक्शन। इसमें हमारे 3 ही स्ट्रक्चर है। उससे पहले थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म एक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो दिस इज़ हमारा mRNA, ये हमारा लार्जर सब यूनिट, ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट rRNA का, और ये हमारा है tRNA। ठीक है, tRNA पे हमारे कोडोन्स लगे, एंटीकोडोन्स लगे हुए हैं, ये 3, और ये हमारे कोडोन्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 3 साइट होती हैं, ई पी ए। ई एक्सिट साइट, पी यहाँ पे पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होगी, और ए यहाँ पे tRNA बाइंड करेगा असाइल वाली साइड। ठीक है, अब होता क्या है, जो हमारा माइक्रोलाइट्स हैं ये बड़े सब यूनिट पे बाइंड करेंगे, यानी ये कौन सा है हमारा सब यूनिट, दैट इज़ 50s rRNA है, ये हमारा tRNA है, ये यहाँ से ये यहाँ पे जाने वाला है, जाएगा, लेकिन दूसरा वाला आ नहीं पाएगा क्योंकि ये बीच में ब्रेक ले रहा है, क्योंकि ये पी साइड पे बाइंड हो गया जाके। तो ये पी साइड पे बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से 50s सब यूनिट के पी साइड पे बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती, पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो हम लिखते हैं इट बाइंड्स विद रिवर्सिबली, मतलब सिर्फ बाइंड हुआ नहीं रहेगा, थोड़ी देर के लिए बाइंड कर जाता है, तो जिस वजह से पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। बाइंड्स रिवर्सिबली विद पी साइट ऑफ 50s राइबोसोम्स, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, ये होगा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जो चीज़ें इसकी याद रखने वाली हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ग्राम पॉजिटिव के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है, कुछ ग्राम नेगेटिव के लिए भी इफेक्टिव है, एक्टिनोमाइसाइट से हमें मिलता है। क्यों माइक्रोलाइट्स बोलते हैं, क्योंकि लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग्स होती हैं। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म रिएक्शन अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लारिथ्रोमाइसिन। तो ये हमारे सबसे पहले हम देखेंगे 14 मेंबर जो होते हैं हमारे पास। एरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, बस करना क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, एक घर सा बनाना, उसके बाद उसके साथ राइबोस जोड़ देना है। तो लाइक
5 कार्बन, देन 4 कार्बन दोनों तरफ से, 4 बिल्कुल सिमिलर, 4, ठीक है। अब यहाँ पर O राइबोस जोड़ देना एंड देन अगेंस्ट 5 वाली रिंग, क्या किया, 5 इधर 5 इधर 4 इधर 4 इधर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 5 मेंबर कुछ इस तरीके से ऊपर घर एक नीचे, यहाँ पे O से, और यहाँ पे 4 जोड़ दिए, ठीक है। अब सबसे ऊपर हमें बना देना है एक कार्बोनिल ग्रुप, और बिल्कुल इस जो हमारा O है इसके बगल में भी एक तरीके से O बना देना है। अब जितनी पोजीशन है सब जगह CH3 जोड़ देना। उससे पहले हमें यहाँ पे 2 राइबोस शुगर जोड़नी है, तो ये दो कोने हैं ना, यहाँ पे O, यहाँ पे O, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जुड़ेंगे हमारे हेक्सोस शुगर, ठीक है। उसके बाद OH ग्रुप कहाँ कहाँ पे आने वाला है, इसके बगल में भी एक आएगा OH, इसके बिल्कुल सामने OH, और इसके बिल्कुल एक ऊपर यहाँ पर भी आता है OH, ठीक है। 2 इधर और ये OO, 3 यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब जितनी पोजीशन बच गई है वहाँ पे CH3 जोड़ दो, CH3 लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर नहीं लिखो तो वो पता है सबको CH3 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और इस पोजीशन को छोड़ देना। यहाँ पर CH3 CH2 CH3 होगा, और यहाँ पर भी एक और CH3 होगा, ठीक है। याद रखना CH3 हमने जोड़ दिए, बिल्कुल सेम यहाँ पर CH3 था, तो बिल्कुल इसके अपोजिट भी यहाँ पे भी CH3 जोड़ देंगे। अब आया हमारा शुगर की बात, तो बिल्कुल शुगर बना देंगे आगे जाके, हेक्सोस शुगर, सिमिलर वे, इसकी नंबरिंग फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ता है हमेशा, तो 1, जस्ट अ सेकेंड, ये है इसकी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 बस याद रखना। इस O के सामने एक ग्रुप आएगा, इस O के सामने एक ग्रुप आएगा, एक जगह पे आएगा NCH3 दूसरी जगह पे आएगा OCH3, ठीक है। ये हमारा OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब जो O के बगल में यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है वो क्या है, अब जो बच गई पोजीशन वहाँ पे OH जोड़ना है, तो इसमें हम सेकंड पोजीशन पे OH जोड़ते हैं, और यहाँ पे हम फोर्थ पोजीशन पे OH जोड़ते हैं, बस। और एक CH3 यहाँ पे फालतू आ रहा है, क्योंकि ये N आया ना, यहाँ पे N के 3 ही बॉन्ड होते हैं, लेकिन इस कार्बन को एक CH3 और आ जाएगा फालतू, जो हो गया हमारा मैक्रोलाइट्स में स्ट्रक्चर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। वही ये हमारा था OH। अगर इस OH की जगह में कुछ और डाल दूंगा तो ये हमारा हो गया एरिथ्रोमाइसिन का। अगर OCH डाला तो बन जाएगा क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो जब मैंने यहाँ पे डाला मेरा CH3 OCH3 तो बन गया क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो 2 स्ट्रक्चर तो मेरे इजीली याद हो गए मुझे, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है वो है हमारा एजिथ्रोमाइसिन। उसमें क्या होगा, जस्ट ये जो रिंग है वो 15 मेंबर्ड हो जाएगी, ठीक है। और चेंजेस देखेंगे, बस ये वाला पोर्शन यहाँ से गायब होने वाला है। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे घर बने हुए थे, बस यहाँ पे भी एक घर और बना देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर। ये कितनी 15 मेंबर्ड है। अब करना क्या है, बस यहाँ पे हमने देखा था इस ऑक्सीजन के बगल में यहाँ पे इथाइल ग्रुप था, इथाइल ग्रुप था CH2 CH3।
इसके बिल्कुल अपोजिट, जैसे यहाँ पे है CH3 और एजिथ्रोमाइसिन में बिल्कुल ये वैसा ही रहेगा, यहाँ पे नेज नहीं होगा, OH ही रहेगा। बस अब ये OH जो है ना ये माइग्रेट करेगा इस तरफ, ये CH3 है, ये माइग्रेट करेगा अंदर की तरफ, ठीक है। और जो यहाँ पर ग्रुप जुड़े थे, यहाँ पे तो इथाइल जुड़ गया, बिल्कुल यहाँ पर जैसे ये दोनों जुड़े हैं ना CH3OH, वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे CH3OH, ठीक है। बस एक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, वो ये है, ये डबल बॉन्ड गायब होकर यहाँ पे आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन, ये बिल्कुल सिंपल, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ CH3, ठीक है। तो चेंजेस क्या हुए, ये तो बिल्कुल सेम ही रहा, ये इथाइल ग्रुप पहले भी था, ये OH CH3 पहले भी था, ये OH भी था, ये CH3 भी था, बस फर्क क्या था, बस ये जो यहाँ से पोजीशन चेंज हुई है ना, एक एक पोजीशन बस आगे आगे बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन एक्स्ट्रा आया है, तो ये जो नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, ये एक्स्ट्रा आया यहाँ पे, इसने पोजीशन ली, तो ये वाला जो रिंग है ना ये थोड़ा सा उधर माइग्रेट होता गया, ये OH इधर था, ये CH3 ऊपर था, ये वाला इस तरफ था, ठीक है। तो बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे NCH3 जुड़ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। बाकी इसके राइबोस शुगर बिल्कुल सेम ही रहेंगे, थर्ड पोजीशन पे, मतलब इसके बिल्कुल सामने एन डबल बॉन्ड एन मतलब टर्शरी अमीन, और यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने मिथॉक्सी ग्रुप CH3 के साथ, और OH जोड़ देना, और इसके बगल में CH3, ठीक है। तो ये था हमारा मैक्रोलाइट्स के बारे में इंट्रो और उसके स्ट्रक्चर्स। 3 स्ट्रक्चर है हमारे सिलेबस में, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं यूजेज वगैरह और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें हमने देखे 3 स्ट्रक्चर, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और लास्ट एजिथ्रोमाइसिन। छोटा सा रिवीजन क्या है, ये दोनों 14 मेंबर्ड है, ये 15 मेंबर्ड है, ठीक है। यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OCH3 होता है, और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O गायब हो जाता है और बीच में NCH3 घुस जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से रिंग थोड़ा सा आगे आगे हो जाती है, एक 14th मेंबर बन जाती है, सॉरी 15 मेंबर बन जाती है, ये दोनों 14 मेंबर, ठीक है। देन इसके यूजेस की बात करेंगे, तो ये दोनों हमारे जो है वो मोर स्पेसिफिकली हम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ये वाला यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कुछ भी हमारा यूरिनरी से रिलेटेड या जेनिटरी से होगा तो उसको बोलते हैं जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शंस, ठीक है। फिर अलॉन्ग विद दैट ये RTI के लिए हम यूज़ करते हैं दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, और मैक्रोलाइट्स को हम यूज़ करते हैं, ये भी टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो अगर पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं है तो ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन का एक स्पेसिफिक अलग से यूज़ है, वो ये है कि ये जो हमारा गोनोरिया, सिफिलिस, STDs है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो STD होती है, ठीक है, STDs है गोनोरिया, सिफिलिस, उसमें एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। क्लैरिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है जब हमें पेप्टिक अल्सर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हेमोफिलिस पाइलोरी, तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन, उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले पेप्टिक अल्सर्स, फिर सॉफ्ट टिश्यू या स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। थोड़ा इसको अलग करने के लिए कर दिया। और एजिथ्रोमाइसिन का तो हमने देख ही लिया, UTI और जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शंस। और इसमें जो है वो हम एक और चीज़ देखते हैं, ये एक्सक्रीट कैसे होता है, वो सब यूरिनरी से एक्सक्रीट हो जाता है, ये हमारा फेसिस से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा इसका किडनी के पास जाने का चांस ही नहीं है, तो ये हमारा नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना,
एक और चीज़ यहाँ पर जेनिटो यूरिनरी के साथ ये हमारे इंटरिक इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करता है। एजिथ्रोमाइसिन ही हम मोर इफेक्टिवली यूज़ करते हैं अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो। एरिथ्रोमाइसिन को हम गोनोरिया सिफिलिस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा सा याद रखना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेम वही है, क्या? हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी में क्या आएगा? यही स्किन रैशेज़, एलर्जी, इचिंग, वो सब। और हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स हैं जैसे नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया। ठीक है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड। और एक और है हेडेक। ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट मैक्रोलाइड्स। अब मैक्रोलाइड्स के साथ ही आता है बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है क्लोरमफेनिकोल, जिसका मैकेनिज्म एक्शन बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि वो भी 50 सब यूनिट को ही इनहिबिट करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो उसको भी साथ में देख लेते हैं। तो ये सब मैक्रोलाइड्स का खत्म हुआ, ठीक है? इसमें हमने क्या देखा, उसके स्ट्रक्चर देखे और उसमें थोड़ा उसके यूजेस देखे, उसके टाइप्स देखे, देन उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो वगैरह देखा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखे, उसके यूजेस देख लिए, ठीक है? तो अब एंटीबायोटिक्स में हमारे मिसलेनियस आ जाएंगे। मेन फोकस से हम पढ़ेंगे क्लोरमफेनिकोल। जो क्लोरमफेनिकोल है ये हम सेम मैकेनिज्म एक्शन है, यानी ये माइनस इनहिबिट करेंगे 50 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से बाइंड कर देंगे। कैसे? अब इसी से बाइंड करेंगे तो पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, मैकेनिज्म एक्शन हो गया, इसका स्ट्रक्चर। और जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये तो एक तो ये हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है या स्टॉप करता है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है? और दूसरा ये हमारा वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी कह सकते हैं या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है, यानी ये और टेट्रासाइक्लिन हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए ही इफेक्टिव होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये कन्फ्यूज मत हो जाना, पॉजिटिव नेगेटिव में एक ग्राम पॉजिटिव की बात हो रही है। ओके? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं दोनों की तरफ अपना रिएक्शन शो करते हैं या फिर इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है? बैक्टीरियोस्टैटिक है, मैकेनिज्म रिएक्शन हो गया। अब इसमें यूजेस की बात करते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम? एक तो जब हमारा ब्रेन में जो मेनिंजिस, मतलब हमारे ब्रेन की जो लेयरिंग है उसको मेनिंजिस बोलते हैं, ठीक है? आउटर कवरिंग जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें हम यूज़ करते हैं मेनिंजाइटिस। दूसरा है जितनी भी हमारे यूटीआईज हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, देन रिकेट्सिया, ठीक है? और दो हमारे, एक तो हमारा हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, उसको इनहिबिट करने के लिए, और एक हाइमोफिलस पाइलोरी टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है? इन्फ्लुएंजा से क्लियर ही हो रहा है, फ्लू, ठीक है? तो इन दोनों का हम तब भी यूज़ करते हैं। लास्टली डिराइव कहाँ से होता है? फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और एक और मिसलेनियस कंपाउंड है क्लिंडामाइसिन, तो वो भी इसके जैसा ही है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगभग सेम ही है। सबसे पहले क्लोरमफेनिकोल का,
दूसरा हमारे पास क्लिंडामाइसिन। ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक्स की तरह ही यूज़ होते हैं, किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इसको साइड पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास दोनों में 3 कार्बन होंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन है यहाँ पर भी, 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पे OH ग्रुप है, क्लिंडामाइसिन में Cl है, तो यहाँ पे क्लोरीन होगा। ठीक है, और क्लोरमफेनिकोल में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे OH है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया फर्स्ट थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे दोनों में NH है, जो जुड़ा हुआ है डबल कार्बोनिल ग्रुप के साथ, सेम कार्बोनिल ग्रुप के साथ। अब इसमें चेंजेस क्या हैं? अब यहाँ पर OH एक तो आया अलग से, उसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ क्योंकि इतना स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर है। अब क्लोरोफेनिकोल में इस तरफ हमारी बेंजीन जुड़ी होती है, जिसके बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पे हमारा जुड़ा होगा NO2। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास जो कार्बन होगा उसके पास 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े होंगे, यानी इस तरीके से क्लोरीन क्लोरीन। और यहाँ पर हमारे पास ऑक्साजोल रिंग होगी, 1 2 3, 3 वाले के पास जो जुड़ा होगा सल्फर के साथ इंटू CH3। और बिल्कुल इसी तरफ यहाँ पे हमारे पास पैराजोल रिंग होगी, नाइट्रोजन, एंड देन नाइट्रोजन के बिल्कुल यहाँ पर इथाइल ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, दिस इज पैराजोलिडीन रिंग। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसी के साथ हमारा हुआ एंटीबायोटिक्स ख़त्म। अब रह गया बस एक सिंथेसिस, वो सिंथेसिस है हमारी क्लोरमफेनिकोल की। ओके, लास्टली वी हैव सिंथेसिस ऑफ क्लोरमफेनिकोल। अब सिंथेसिस में पहले भी मैंने बोला कि अगर हमें किसी कंपाउंड को सिंथेसिस करना है तो हमें पता होना चाहिए लास्ट प्रोडक्ट क्या है और एंड प्रोडक्ट क्या है। तो क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर सबसे पहले कैसा होता है? वी हैव अभी हमने देखा 3 कार्बन होते हैं, दैट इज ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, सेंटर वाले से NH निकलेगा, जो आगे जुड़ा होगा डबल बॉन्ड O के साथ, आगे CH Cl के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, जो बेंजीन रिंग जुड़ी है पीछे NO2 के साथ। ठीक है, तो दिस इज हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कौन सा? क्लोरमफेनिकोल का। ठीक है, अब हमें ये बनाना है, लेकिन बनाना कैसे है? हमारे पास इनिशियल प्रोडक्ट है, दैट इज़ ये बेंजीन हमारे पास होती है सबसे पहले ही, इसके अंदर NO2 भी लगा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास है C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज़ 4 पैरानाइट्रो एसिटोफिनोल। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? सबसे पहले O CH3 ये भी है, इस CH3 के साथ मुझे ये NH डबल बॉन्ड O Cl2 ये वाला ग्रुप जोड़ना है और ये वाला ग्रुप जोड़ना है, और लास्ट में मुझे इस डबल बॉन्ड O को OH में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, वो मुझे पहले ही देख लेना है कि मुझे कैसे कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं इस CH3 को सबसे पहले इसकी ब्रोमिनेशन करवाऊँगा, Br2 HBr की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन हो जाएगी। ब्रोमिनेशन हो जाएगी तो बन जाएगा CHBr, CH2Br। ये कुछ इस तरीके से होता है, NO2 डबल बॉन्ड O CH2Br। अब इस Br की जगह मैं कोई भी ग्रुप जोड़ सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जोड़ूंगा NH वाला, तो मैं इसमें डालता हूँ हेक्सामाइन HCl। हेक्सामाइन इसको NH दे देगा, NH2 के साथ HCl, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। NO2
डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2.HCl। अब मुझे क्या जोड़ना है, अब मुझे ये आगे वाला ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करवाऊँगा, इसकी एसिटाइलेशन करवा दूँगा। तो मैंने क्या करवाई, एसिटाइलेशन करवा दी। मुझे क्या जोड़ना है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो मैं डालूँगा CH3 C डबल बॉन्ड O ट्वाइस इंटू O, यानी मैंने क्या करवा दिया, एसिटाइलेशन करवा दी है, वो मैं बाद में लिख देता हूँ। तो जब मैं इसकी एसिटाइलेशन करवाऊँगा तो सिंपल ये हमारा NO2, दिस विल चेंज इनटू NH, और यहाँ पे हमारा ग्रुप जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब मैं यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3 तक पहुँच गया हूँ। अब बस मुझे इस CH3 के साथ 2 Cl जोड़ने हैं और एक और ग्रुप जोड़ना है जो है हमारा ये वाला CH2OH। तो पहले मैं CH2OH जोड़ देता हूँ, कैसे, HCHO डालकर प्लस Na2CO3 की प्रेजेंस में। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा बाहर चला गया। तो कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O CH3 ये जुड़ गया पूरा, ठीक है। अब मुझे इसी एन पे एक और जोड़ना है, कौन सा, CH2OH। तो यहाँ पे मेरे पास 2 प्रोडक्ट में डालूंगा, NO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O NH, इस N के साथ जुड़ने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH3। अब इस N के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2OH, ठीक है। कैसे जुड़ेगा, उसके लिए मुझे इसमें डालना पड़ेगा, सबसे पहले HCHO। तो यहाँ पे CHO ग्रुप अल्डिहाइड जुड़ जाएगा। फिर जब मैं इसमें कार्बोनेट ग्रुप डालूंगा Na2CO3, तो वो HCHO जो CHO अल्डिहाइड ग्रुप है वो रिड्यूस होके इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लास्टली इसमें मैं क्या डालूंगा, ठीक है। अब इस कंपाउंड की मैं रिडक्शन करवाऊंगा, पहले तो रिडक्शन करवाऊंगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ, ठीक है। तो जब मैं इसकी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे क्या करना है, इस ग्रुप को रिमूव करना है ताकि मैं डायरेक्टली ये वाला ग्रुप जोड़ सकूँ, ठीक है। तो अब ये वाला ग्रुप मुझे रिमूव करना है, उसके लिए मैंने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड डाला और मैं वाटर डालता हूँ, ठीक है। फिर इसकी रिसोल्यूशन करवाता हूँ, वो सब आगे पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिसोल्यूशन भी करेंगे, ठीक है, रिडक्शन करेंगे और पानी भी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, ये वाला कंपाउंड जो है वो, तो ये वाला जो है वो रिमूव हो जाएगा ग्रुप। देन इसमें मैं सेकंड पॉइंट में क्या डालूँगा, मतलब इसमें एक पार्ट छूट छूट गया है, यहाँ पे NH2 जोड़ देंगे, ये वाला ग्रुप गायब कर देंगे। फिर अगले पार्ट में जब मैं इसमें डालता हूँ इसका अपना वाला रिएजेंट, मुझे क्या चाहिए, Cl2 CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O जो कि ट्वाइस होगा इंटू मिथाइल। तो अब ये वाला ग्रुप जो है वो पूरा के साथ जुड़ जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, टेम्परेचर हाई रखता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसके कुछ स्टेप्स लास्ट में लिख दिया हूँ। सबसे पहला एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड रिसोल्यूशन करवाएंगे, जिसकी वजह से ये वाला पूरा ग्रुप गायब हो जाता है, यहाँ पे वापस NH आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसमें मैं डालता हूँ ये वाला ग्रुप जो मुझे डालना है, ये वाला, तो मेरा क्लोरम फेनिकोल बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरम फेनिकोल, ये थी इसकी सिंथेसिस, ओके। इसके साथ हमारा एंटीबायोटिक्स टॉपिक पूरा खत्म हुआ, ठीक है। जितने भी टाइप के हमारे एंटीबायोटिक्स थे, बीटा लैक्टम, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, देन ये क्लोरमफेनिकोल एंड क्लिंडामाइसिन, ठीक है, मिसलेनियस में। तो इसमें हमने इसका सब देख लिया, SAR, मैकेनो एक्शन, एवरीथिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।